वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज है 10 दिसंबर 2024। तो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के हिसाब से वो कौन कौन से? इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और अदर्स टॉपिक्स। और ये जो अदर्स टॉपिक्स हैं ये आपके अदर एग्जाम के लिए एज वेल एज सिविल सर्विस के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू म्यूल हंटर डॉट ए आई। तो यहाँ पे म्यूल हंटर डॉट ए आई के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पहली स्टेटमेंट जो दी गई है वो क्या है? इट इज़ डेवलप्ड बाय द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब विच इज़ ए सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक। और सेकंड स्टेटमेंट आपको दी गई है, दिस मॉडल एनेबल्स डिटेक्शन ऑफ म्यूल बैंक अकाउंट। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और या फिर ये दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इससे पहले हमें पहले सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, म्यूल अकाउंट कौन से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन से जाओगे तो डेफिनेशन क्या है इसकी म्यूल अकाउंट की? इट इज़ ए बैंक अकाउंट यूज टू रिसीव ट्रांसफर फंड एक्वायर्ड इलीगली ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। अब वो क्या बोल रहा है कि ये क्या बैंक अकाउंट है, ठीक। सबसे पहले ये क्या है, एक बैंक अकाउंट है जिसका यूज़ किया जाता है जो इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया है उसको ट्रांसफर करने के लिए या रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, आसिफ अली। क्या नाम है? आसिफ अली। और उसने जो पैसा कमाया वो इलीगल तरीके से कमाया है, ठीक है, बाय फ्रॉड, बाय मनी, ठीक है, कुछ अलग तरीके से जो है, बाय करप्शन तरीके से जो है उसने पैसा कमाया है। अब वो क्या करता है, अब वो बहुत चालाक है। उसने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, अपना जो पैसा है वो किसी और के अकाउंट में, मान लो जो सेकंड पर्सन है वो कौन है, मोहन। तो आसिफ अली ने सोचा कि जो मोहन जो सीधा साधा इंसान है, इनोसेंट पर्सन है, उसके अकाउंट में जो इलीगल जो मैंने पैसा धन कमाया है उसको इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, और उसके बाद इसको यहाँ से मूव किया जाएगा किसी और के अकाउंट में, ठीक है। और उसके बाद जो चेन बनाई जाएगी और एंड में किसको ये पैसा जो पहुँच जाएगा वो पहुँच जाएगा आसिफ अली के पास। तो इस तरह जो है आजकल मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस तरह करप्शन करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आप किसी गवर्नमेंट दफ्तर में गए और वहाँ पे आपने क्या बोला कि मेरा ये काम कर दो, तो वो आपसे क्या मांगता है, रिश्वत मांगता है। तो अब वो रिश्वत डायरेक्टली अपने अकाउंट में नहीं ले सकता, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा किसी और के अकाउंट में मेरा ये पैसा डाल दो, और उसके बाद वो उसको मूव करता है और अपने और अल्टीमेटली पैसा जो है उसके पास पहुंच जाता है। तो इन अकाउंट्स का जो यूज़ किया जा रहा है आजकल मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेशन के लिए किया जा रहा है। तो आप इसको जो है जो म्यूल अकाउंट है इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो। जैसे म्यूल का क्या मतलब होता है, म्यूल का मतलब होता है खच्चर, ठीक है। तो खच्चर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, इंसान के बोझा ढोने के लिए, ठीक है। तो उसके है ना, किसी का जो बोझा है, ठीक है, इंसान का बोझा जो वो कौन उठा रहा है, एक म्यूल उठा रहा है, खच्चर उठा रहा है। तो वैसे जो किसी और का जो पैसा है वो किसी और के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको समझनी है इसमें। तो अब ये जो मनी जो ये म्यूल हंटर डॉट ए आई है, ये ये क्या चीज़ है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल है, और ये डेवलप किया गया हमारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा, और जो कि सब्सिडी है किसकी, रिजर्व बैंक की। और अब इन इस जो ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, जो पहली स्टेटमेंट है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ये डेवलप की गई है हमारी किससे, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि सब्सिडी है किसकी, रिजर्व बैंक की। और दिस मॉडल एनेबल्स डिटेक्शन ऑफ म्यूल बैंक अकाउंट। तो ये जो मली म्यूल हंटर डॉट ए आई है, इसका क्या काम है, इसका काम है जो भी म्यूल बैंक अकाउंट है उनको हंट करना, ठीक है, उनके बारे में पता करना। तो ये इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक। तो जो इसमें क्या है, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारी जो आती है वो क्या आती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्टार टोटाइज। तो यहाँ पे इंडियन स्टार टोटाइज के बारे में जो दो स्टेटमेंट दी हैं, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इंडियन स्टार टोटाइज आर मेनली हार्बीवोरस। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द स्पीसीज इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN स्टेटस। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो ये यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये है हमारा इंडियन स्टार टोटाइज। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। तो इसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। जो साउथ एशियन रीजन है, जो ड्राई और एरिड रीजन होते हैं, ठीक है, सूखे रीजन होते हैं, आपके एरिड सेमी एरिड रीजन हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये आपको जो टोटाइज है ये आपको मिल जाएगा। तो इंडिया में ये पाया जाता है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में। और ये मोस्टली जैसे मैंने बताया आपको सेमी एरिड और एरिड रीजन में पाया जाता है। तो पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी आपको डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया जो है वो आपको मिलते हैं, तो उन्हीं जगह पे ये आपको मिलेगा। तो इसका जो हैबिटेट है वो क्या है, ड्राई ग्रासलैंड, स्क्रब फॉरेस्ट और डेजर्ट मार्जिन्स। तो इसके बाद इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो क्या है, ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्पीसीज है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 4 जो है उसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया गया है, और साइट्स के जो अपेंडिक्स 1 की लिस्ट में ये मेंशन किया गया है इसको। तो अब जो इसकी जो स्टेटमेंट है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, और ये साथ में क्या है, हार्बीवोरस है, ठीक है, घास फूस खा के ये जो है ये खरगोश को रेस में हरा देता है। तो अब पहली स्टेटमेंट जो है इसकी क्या है,
इंडियन स्टार टोटर्स आर मेनली हर्बीवोरस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। एंड द स्पीसीज इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN स्टेटस, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये दोनों ट्रू है, तो सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट आती है वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग। ये आपका 2013 के जो प्रीलिम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो आपको बताना है ये कौन सी स्पीसी जो है वो नेचुरली फाउंड पाई इंडिया में नेचुरली पाई जाती है। तो पहली जो स्पीसी दी गई है वो दी गई है आपकी स्टार टोरटॉइस, दूसरी मॉनिटर लिजर्ड, तीसरी पिग्मी हाक और फोर्थ वाली क्या है स्पाइडर मंकी। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो ये आपको बताना है कौन सी स्पीसी जो है वो पाई जाती है इंडिया में नेचुरली। तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, नेक्स्ट जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, SC/ST एक्ट, तो उसके रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर आर 37 ऑफेंसेस लिस्टेड इन दिस एक्ट, ऑल ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल अलाउइंग पुलिस टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन विद द वारंट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ओनली ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और अबव कैन इन्वेस्टिगेट केसेस अंडर दिस एक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट आपकी क्या है, द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। तो इन तीनों स्टेटमेंट में जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है वो क्या बोल रही है कि जो ये जो ऑफेंस है 37 ऑफेंस जो है वो इस एक्ट के अंदर जो है मेंशन किए गए हैं, और ये जो ऑफेंस है वो क्या है नॉन कॉग्निजेबल। दैट इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो आप उसके लिए आपको क्या चाहिए, वारंट चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि जो सब इंस्पेक्टर का रैंक का पर्सन है तो उससे ऊपर होगा वही जो है इन केस जो इस SC/ST एक्ट के अंदर जो केसेस आते हैं उनकी जो है छानबीन कर सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो 30 दिन के अंदर जो है उसको कंप्लीट करना है। तो ये आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए हम पहले SC/ST एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1989 उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसने क्या किया है, एक FIR उसके पास आई थी, उसने उसको रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्यूज पर्सन था, ठीक है, उसको नहीं पता था कि जो वो जो पर्सन है जिस जो विक्टिम है वो उसकी कास्ट क्या है। तो इसलिए अब जो FIR थी वहाँ पे मेंशन नहीं था कि जो एक्यूज पर्सन है वो अवेयर था उस पर्सन की कास्ट के बारे में, तो इसलिए ये जो था ये न्यूज़ में है। तो ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, तो इसको इनेक्ट किया गया था 11 सितंबर 1989 को, और ये जो है इसको 30 जनवरी 1990 में को ये चालू हो गया, ठीक है। तो इसको अमेंड किया गया था 2019 में, तो जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 है उसको रिप्लेस किया गया, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 को 2019 के अमेंडमेंट के अंदर जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ पे दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 क्या बोलता है, जो आर्टिकल 17 है वो सीधा सीधा आपको अनटचेबिलिटी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अनटचेबिलिटी हमें अनटचेबिलिटी जो छुआ-छूत है उसको नहीं करना है, तो उसको जो है एक ऑफेंस माना जाता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आर्टिकल 15 के अंदर क्या है कि आप किसी भी पर्सन के साथ, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो कौन कौन से ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजन के बेस पे कास्ट होगी, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ होगी, तो इन जो ग्राउंड्स हैं इनके इनके अकॉर्डिंग इन ग्राउंड्स के साथ आप जो है किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15 एंड 17 जो है आपको फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जैसे कि जो अब नेक्स्ट जो आता है SC/ST एक्ट, यहाँ पे जो 37 ऑफेंसेस जो हैं वो मेंशन किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, और ये सारे ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल है। इट मीन्स आप किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट जो है आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकते हो विदाउट वारंट। तो इसके बाद जो DSP रैंक का जो पर्सन होगा या उससे अबव होगा वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है इस एक्ट के अंदर जो केसेस होंगे उनको। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कंप्लीट होनी चाहिए आपके 30 डेज़ के अंदर अंदर। तो अब जो पनिशमेंट है, तो ये इसमें जो पनिशमेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिल जाती है कई बार। तो कई बार इस SC/ST एक्ट का मिस यूज़ भी किया जाता है। तो मेनली ये इसका जो इस एक्ट का जो पर्पस है वो क्या है, जो SC और ST कैटेगरी के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इसमें जो पनिशमेंट है इसमें मैक्सिमम आपको मिनिमम आपको 6 मंथ की जो इम्प्रिजनमेंट जेल की सज़ा हो सकती है, और साथ साथ में आपको मैक्सिमम जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और इवन डेथ सेंटेंस भी आपको दी जा सकती है सीवियर केसेस में। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपना जो ड्यूटी जो है उसको परफॉर्म करने में असमर्थ रहता है या नहीं करता है, उसको डेलिबरेटली नहीं करता है, तो उसको भी पनिश किया जा सकता है विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 6 मंथ। तो 6 महीने की जेल की सज़ा उसको भी हो सकती है। तो अब हम इस जो ऊपर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, देयर आर 37 ऑफेंसेस लिस्टेड इन दिस एक्ट, ऑल ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, जबकि ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और ओनली ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो ये सब इंस्पेक्टर नहीं है, DSP का रैंक का जो पर्सन है उससे वो रैंक का या उसके ऊपर का रैंक का जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है केसेस को। तो जो थर्ड स्टेटमेंट वो क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए 30 दिन के अंदर, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसकी क्या आंसर है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली 1। तो नेक्स्ट हमारी आती है, इन विच ईयर वाज द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट इनेक्टेड। तो जो पोश एक्ट है
वो कब इनेक्ट किया गया था? तो ये आपका इनेक्ट किया गया था 2013 में। तो ये इस एक्ट के अंदर जो है वुमेन को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो इस एक्ट में जो है जो पोस्ट एक्ट है उसमें डिफाइन किया गया है सेक्सुअल हरासमेंट को। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, अगर कोई पर्सन फिजिकल कंटेक्ट या फिर रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर को, ठीक, और सेक्सुअल कलर रिमार्क्स देता है या फिर पोर्नोग्राफी शो करता है या फिर कोई फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट करता है जो कि सेक्सुअल नेचर की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसमें अब अगर किसी के साथ किसी वुमन के साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन जो 10 से ज़्यादा इंप्लॉइज 10 से ज़्यादा इंप्लॉइज हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बनानी होगी एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि एक सीनियर वुमेन इंप्लॉय होगी, और दो अदर मेंबर होंगे जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे, और एक एक्सटर्नल मेंबर होगा जिसको लॉ के रिलेटेड जो है उसको नॉलेज होगी, उसको एक्सपीरियंस होगा। तो ये कुछ मेंबर्स होंगे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में। तो अगर किसी के साथ जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो वो इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर जो है उसको कंप्लेन कर सकती है। तो उसके बाद एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है, और लोकल कंप्लेंट कमेटी कहाँ पे बनाई जाती है, जहाँ पे जो मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम है, तो वहाँ पे कौन सी कमेटी बनाई जाती है, लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है। यहाँ पे हम जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो नहीं बना सकते, वहाँ पे हम लोकल कंप्लेंट कमेटी जो है वो बनाते हैं। तो अब कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या है, इसमें जो अगर कोई इंसिडेंट, सोच लो आज इंसिडेंट हुआ है, तो उसके अगले 3 महीने के अंदर अंदर जो है राइटिंग में आपको कंप्लेंट जो है वो देनी पड़ेगी। तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, जहाँ लोकल कंप्लेंट कमेटी है, उसको 90 दिन के अंदर जो है उसको इंक्वायरी करनी है, और उसके बाद इंक्वायरी होने के बाद जो है 60 दिन के अंदर अंदर उस कमेटी को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें जो पेनल्टी है, पेनल्टी आप लोगों को 50,000 रुपीज़ तक जो है वो फाइन हो सकता है, और अगर कोई रिपीटेड वायलेशन करता है उसकी बार बार, तो उसको उसकी जो पेनल्टी है, उसकी जो सज़ा है, वो हार्श पनिशमेंट भी उसको मिल सकती है। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है, और नेक्स्ट करंट अफेयर शुरू करने से पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हाँ, ये ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। पोस्ट एक्ट कब इनेक्ट किया गया था? 2013 में। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर आती है वो क्या आती है, इन विच सिटी इज द मोरन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कुम्हार नॉन फॉर द 80 पिलर असेंबली हॉल लोकेटेड। तो 80 पिलर असेंबली हॉल जो था, ठीक है, तो ये हमारा पाया जाता था कहाँ पे, जो कुम्हरार है वो कहाँ पे पाया जाता था, बिहार में। और बिहार में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, पटना, ठीक है, पटना में ये जो है वो पाया जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। तो मोरियन आर्कियोलॉजिकल साइट माना जाता है जो 80 पिलर असेंबली हॉल है, यहाँ पे थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो यहाँ पे हुई थी। तो अब थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुई थी हमारे राजा अशोक के टाइम पे हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। और जो इसको प्रिसाइड किया था वो किसके द्वारा किया गया था, मुगलीपुत्र तीसरा के द्वारा। तो जो अभिधम पिटक है उसको भी कंपाइल किया गया था इसी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान, और 250 BC में जो थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो इसके बाद क्या है, जैसे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, 483 BC में। और ये जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु के उपरांत जो थी ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। और उस टाइम जो राजा थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के वो कौन थे, अजातशत्रु, और ये प्रिसाइड किया गया था महाकसपा के द्वारा। और इसमें जो कंपाइल किया गया था विनय पिटक और सूत पिटक को जो था वो कंपाइल किया गया था। तो बाकी आप जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो चलिए अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर वो क्या है, हाउ मैनी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वर सिलेक्टेड फॉर द एक्सियम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अभी जो है 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया गया है फॉर द एक्सियम 4 मिशन। और ये एक्सियम 4 मिशन जो है ये कहाँ पे जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 14 डेज की ड्यूरेशन रहेगी इस मिशन की, और इसके लिए 2 इंडियन जो है एस्ट्रोनॉट हैं उनको चुना गया है। तो कितने एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया, 2 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया है। तो इनका जो नाम है वो क्या है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और जो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर जो हैं उनको चुना गया है इस मिशन के लिए। तो ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है। तो गगनयान मिशन में भी 2025 हमारा जो कोशिश थी 2025 तक भेजने की कोशिश थी उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो 4 जो पर्सन हैं उनको चुना गया था हमारे गगनयान मिशन के लिए। तो उसमें से जो 2 पर्सन हैं शुभांशु शुक्ला और बालकृष्ण नायर, इनको चुना गया है एक्सियम 4 मिशन के लिए। तो ये जो मिशन है ये किसकी इसरो और एक्सियम स्पेस है इसकी कोलैबोरेशन में ये किया जा रहा है। और इसमें इसका मतलब एम क्या है, इसका एम है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी है स्पेस के रिलेटेड उसको प्रमोट करना इसकी जो है मेन एम है। और मतलब स्पेस टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा इसके अंदर, और इसके साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च होगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, उसको भी प्रमोट किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो मिशन है ये 14 डेज तक जो है ये इसकी ड्यूरेशन रहेगी। और बाकी जो गगनयान के जो 2 अदर पर्सन हैं जो गगनयान मिशन में जाएंगे वो कौन कौन से हैं, अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। तो ये 4 पर्सन जो हैं बालाकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ये 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं ये जो सिलेक्ट किए गए थे गगनयान के लिए। और उसमें से 2 पर्सन जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे, एक्सियम 4 मिशन पे इनको सिलेक्ट किया गया है।
तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है वो क्या है, ऑन विच डेट इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो ये आपके एक सीधा जो है डेज के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। तो मतलब आपको अदर एग्जाम के लिए सिविल सर्विस में कम ही पूछते हैं ऐसे डेज वाले एग्जाम क्वेश्चंस, लेकिन जो अदर एग्जाम्स होते हैं बाकी उसमें पूछा जा सकता है आपको कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब होता है, 7 दिसंबर को। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो एक्चुअली ये एंटीबायोटिक जो है ये न्यूज़ में रही है, ये क्यों न्यूज़ में रही है, देखो इंडिया में जो मोस्टली अभी जो है एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही है। तो एक्चुअली क्या होता है, किसी को कोई पर्सन है जो बीमार है तो उसको दी जाती है एंटीबायोटिक्स रिकवर होने के लिए, लेकिन जब एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो हमारा क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से वो एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं कर पाती। तो उसकी वजह से क्या होती है, ऑलमोस्ट इंडिया में जो डेथ हो रही है लगभग 6 लाख डेथ जो है साल के वो होती हैं इंडिया में, और किसकी वजह से होती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। तो इसी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए एक एंटीबायोटिक लाई गई है, तो जिसका नाम क्या है, नेफिथ्रोमाइसिन। तो ये जो है ये आपका जो एएमआर क्राइसिस है उसको काउंटर करेगा, ठीक है, ये एंटीबायोटिक काउंटर करेगी। तो ये आपको याद रखना है कौन सी एंटीबायोटिक थी जो पहली इंडियाज़ की इंडिजीनियस जो इंडिया के द्वारा बनाई गई है, तो ये कौन सी, नेफिथ्रोमाइसिन। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी जो है नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, और वो कौन बनाए गए हैं, शम्मी सिल्वा जी। तो जय शाह जी जो है उन्होंने ये इसकी चेयर छोड़ दी है, और ये दी गई है किसको, शम्मी सिल्वा जी को। तो आज के लिए बस इतनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।